हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे शाम आयुष काउंसलिंग राउंड 1 का रिज़ल्ट आ गया है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। तो जिन स्टूडेंट ने भी रिज़ल्ट नहीं देखा वो जाकर देखें। ऑलरेडी मैंने अपडेट जैसे ही आया था तो आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के दे दिया था, और फिर उसके 2 घंटे बाद लगभग मैंने पूरा कॉलेज वाइज डाटा निकाल के आपको कट ऑफ बता दी थी। यूपी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है, BAMS, BHMS और BOMS की सभी की कट ऑफ मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, सभी कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 1 2023-24 के लिए। तो आप जाकर उसको देख लें। अभी इस वीडियो में जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं। तो सभी स्टूडेंट जो भी यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर आगे करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सारी क्वेरीज़ जो स्टूडेंट ने पूछी हैं उनको भी कवर करूँगा, और अभी आगे का स्टेप स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है वो भी इसमें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और कई सारी क्वेरी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अपग्रेडेशन से रिलेटेड, आपके रिजाइनेशन से रिलेटेड और आपके फ्री एग्जिट से रिलेटेड ये सारे रूल जो है मैं भी आपको बता दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अभी यहाँ पर मैं यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट्स स्टूडेंट का था वो था कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो करना है, उन्होंने तो सिर्फ डेट बता दी थी कि 18 से 20 के बीच में करना है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसकी बेस पर जाएंगे, अदरवाइज़ रैंडम भी आप जा सकते हैं, मतलब जब आपका मन हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्योंकि डिटेल बता दिया है कि किस रैंक से किस रैंक तक आपको कब से कब जाना है, टाइम भी दे दिया है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जाएँ। तो आज 18/9/2023 से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिनकी ऑल इंडिया रैंक 5500 तक है वो जाएंगे। 12 बजे से 2 बजे तक 5501 से 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट जाएंगे यहाँ पर, जिनकी नीट में रैंक इतनी है। फिर 2 बजे से 4 बजे तक आज 1,25,000 1 से 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। 4 बजे से 6 बजे के बीच में 2 लाख 1 से 2,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक स्टूडेंट जाएंगे। फिर 19 सितंबर 2023 को जितने आगे के स्टूडेंट हैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2,35,000 1 से 3 लाख तक जाएंगे, और 12 बजे से 2 बजे के बीच में 3 लाख 1 से 4,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। 2 बजे से 4 बजे के बीच में 4,90,000 1 से 6 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। 4 बजे से 6 बजे के बीच में 6 लाख 1 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। 20 तारीख को 20 सितंबर की बात की जाए तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में 7 लाख 1 ऑल इंडिया रैंक से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। फिर 12 से 2 बजे के बीच में 8 लाख 1 से 9,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। 2 बजे से 4 बजे तक 9,50,000 1 से 11 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जाएंगे। और फिर 4 बजे से 6 बजे के बीच जितने भी 11 लाख 1 से ऊपर के स्टूडेंट हैं वो सभी जाएंगे, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो पहले इस बीच में छूट गए थे वो भी इस टाइम पीरियड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम पीरियड जिसमें आपको जाना है। फिर उसके बाद क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वही सेम डॉक्यूमेंट जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ब्राउज़र में जो बताए थे वही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर आप देख लें फिज़िकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। नीट UG 2023 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड यानी नीट का रिज़ल्ट कार्ड, हाई स्कूल अथवा समकक्ष अंक पत्र यानी रिज़ल्ट कार्ड, प्रमाण पत्र यानी डिग्री भी इसको कहते हैं या फिर पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, प्रवेश पत्र अगर आपके पास है तब, उसी तरह से इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास, एडमिट कार्ड अगर है तो, और उसका रिज़ल्ट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट। फिर 4th नंबर पे आपके पास सामान्य निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल जो यूपी सरकार के अंडर बना हुआ होना चाहिए। फिर अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेम फॉर्मेट में यूपी सरकार के अंडर में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तभी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है अगर आपने उसका लाभ उठाया है, यानी उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से आप अबव क्वालिफाइड आए हैं, तब आपको लगाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद EWS के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पहले ही बता दिया गया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का उनके पास होना चाहिए, और सभी स्टूडेंट को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेम फॉर्मेट में होना चाहिए जैसा उन्होंने नीट में लगाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आपको पहचान पत्र यहाँ पर कोई ना कोई आइडेंटिटी ली जानी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखें, जिन्होंने पहले आधार कार्ड के जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा दिया था वो भी आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर
वेरिफिकेशन होगा और जिन्होंने आधार लगाया था उनको भी आधार लेकर जाना है। तो आधार ज़रूर लेकर जाएं वेरिफिकेशन के लिए, और जो डॉक्यूमेंट आपने आधार के अलावा अगर पहले लगाया था तो उसको भी लेकर जाना ओरिजिनल। काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतान के स्पष्ट प्रिंट आउट, यानी आपने जो काउंसलिंग की है उसमें जो आपने फ़ीस पेमेंट की होगी उन सभी के प्रिंट आउट लेने हैं आपको, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका भी प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी आयुष काउंसलिंग के अंदर राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं एग्जाम्पल लेकर अलग अलग केसेस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सभी स्टूडेंट अपने केस के हिसाब से यहाँ पर देख लेना। जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो किन स्टूडेंट को जाना है। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे क्या सभी स्टूडेंट को जाना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, द लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट रिपोर्ट टू द नोडल सेंटर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो अभी टेंटेटिव अलॉटमेंट लिस्ट आई है इसमें जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जाना है। पहला डाउट ये क्लियर हो गया। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है वो जाएंगे, और जिनको अभी नहीं हुआ है आगे अगर कभी होता है तो वो उस टाइम पर जाएंगे, ठीक है। अभी उनको सिर्फ अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है नोडल सेंटर पर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली उनका क्या होगा। देखो उनको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उनका डायरेक्ट यहाँ पर अपग्रेडेशन अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट राउंड के अंदर जो अभी सीटें बचेंगी ना, इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं करेंगे, या किसी भी वजह से किसी के अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं वहाँ पर बन पाए, या किसी और वजह से अगर सीट खाली बची तो यहाँ पर उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से रिजल्ट आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट को अभी कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, वो अभी जो इसकी डेट है ना राउंड 1 के अपग्रेडेशन की रिज़ल्ट की, उसमें ज़रूर अपना नाम चेक कर लेना, क्योंकि अभी फिर से अपडेट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी डेट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपग्रेडेशन का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 23 सितंबर 2023 को 1 बजे के बाद। तो यहाँ सभी स्टूडेंट 23 तारीख को देख लेना जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो भी देखना, और दूसरे वो स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल गया है, उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन डाला है, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर देखना है। और जिन्होंने एडमिशन ले लिया अपग्रेडेशन नहीं डाला उनको देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो ये ना सोचें कि उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं है। अभी फर्स्ट राउंड के अंदर भी जो अपग्रेडेशन है उसमें उनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो सभी स्टूडेंट 23 सितंबर को भी अपना रिजल्ट देखेंगे कि उनको कॉलेज मिला या नहीं मिला, क्योंकि अदरवाइज़ केस में ऐसा होगा, पता लगा राउंड 1 के अंदर ही जो अपग्रेडेशन हुआ उसमें स्टूडेंट को नाम आ गया, उसको सीट मिल गई, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला वो तो रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसकी सीट चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, देखो सारे जो डाउट एकदम इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जो दूसरा डाउट वो ये है स्टूडेंट का कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट के अंदर उसको कोई कॉलेज अलॉट हो गया। अब क्या उसको ये मैंडेटरी है कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होना है, क्या उसको जाकर एडमिशन लेना है? तो ऐसा इन्होंने इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है, बहुत बार ऐसा हो सकता है किसी भी रीज़न से स्टूडेंट अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा पाया या नोडल सेंटर पर नहीं पहुंच पाया, तो इस केस में इन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। सिक्योरिटी मनी जब्त करने का इन्होंने जो टाइम बताया वो तब बताया अगर स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो हो जाता है, अगर स्टूडेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर जाकर हो जाता है और फिर वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेता है, उसके बाद अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तब उसकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। लेकिन अगर स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई और उसने नोडल सेंटर पर जाकर रिपोर्ट नहीं किया तो उसकी सिक्योरिटी मनी बची रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है। तो इस डाउट को आप एक बार जो वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर है 10 बजे के बाद ओपन हो जाएगा, उसको वहाँ से भी कंफर्म कर लेना। बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखा है कि जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तब आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी। देखो यहाँ पर 3 केस है जिसमें इन्होंने बताया कि स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। पहला इन्होंने बताया प्रथम द्वितीय तृतीय भौतिक सत्यापन के उपरांत, यानी अगर किसी स्टूडेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है पहले राउंड, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, और वो अपना आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी, यानी अगर किसी स्टूडेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है तो उसको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, और अलॉटमेंट लेटर मिल गया है उसके बाद अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तब उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन उन्होंने ये केस कहीं भी यहाँ पर नहीं लिखा है कि अगर स्टूडेंट फिजिकल वेरिफिकेशन ही ना कराए तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि उनको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वो उसको ले ही ना, और वो अपग्रेडेशन के चक्कर में भी ना पड़े, डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहें, या ऐसे स्टूडेंट जो आगे अब बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, कॉलेज भी नहीं लेना चाह रहे हैं यूपी के अंदर,
तो ऐसे स्टूडेंट के लिए इनडायरेक्टली यहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब इसको इन्होंने क्लियरली यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर क्लियरली लिखा होता मैं क्लियरली बता देता, इसलिए आपको बोल रहा हूँ एक बार इसको रीचेक वेबसाइट से कर लेना, उनको ये पूछ लेना कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा पाता है कोई स्टूडेंट, तब इस केस में क्या उसकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। मेरे यहाँ पर मानना है कि बची रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा पाए या अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती निकली या आप जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो नहीं दे पाए, तो उस टाइम पर आपको अलॉटमेंट तो होगा नहीं, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहनी चाहिए। उसी सेम वे में अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहनी चाहिए। उस केस में आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये क्लियरली चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब यही होता है। इसको एक बार रीचेक करके स्टूडेंट इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट की गलती यहाँ पर हो गई उनसे कि उन्होंने जो कॉलेज नहीं चाहिए था, एक दो स्टूडेंट की मैं क्वेरी देखा कि उनको BOMS नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से लॉक कर दिया और उनको वही कॉलेज मिल गया और आप उसमें नहीं लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन उनके लिए हैं, पहला या तो एडमिशन लें और अपग्रेडेशन पे डाल दें, दूसरा ये कि अभी वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ना जाएँ, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट वे उनको दिख रहा है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लें वो अपना अपग्रेडेशन फॉर्म भरना ना भूलें, अगर वो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो। ठीक है, और अपग्रेडेशन के बाद का भी रिज़ल्ट देखें। जिन स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा है वो ज़रूर अपना रिज़ल्ट 23 सितंबर को देखें। अपग्रेडेशन में अगर उनको कॉलेज नया अपग्रेड हो जाता है और उसमें जाकर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका पिछला कॉलेज ऑलरेडी कैंसिल हो चुका होगा। इस केस में अगर वो रिज़ल्ट नहीं देखेंगे, पता लगा उनको अपग्रेड हो गया और जो पुराना कॉलेज है वो पहले ही चला गया होगा, नए में एडमिशन अगर नहीं ले पाए किसी वजह से, तो फिर वो खाली रह जाएंगे देखते हुए। तो सभी स्टूडेंट इस बात का खास ख्याल रखें, चाहे उनको कॉलेज नहीं मिला हो या फिर अपग्रेडेशन पे डाला हो, दोनों केस में आपको ये रिज़ल्ट चेक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिनको स्टूडेंट को अपग्रेडेशन के बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट को अपग्रेडेशन के बाद भी कॉलेज नहीं मिलेगा, जो राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन है, वो फिर यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेरी स्टूडेंट की ये थी कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग की A, B, C और उसको A नंबर का कॉलेज मिल गया, तो अब अपग्रेडेशन अगर वो भरे तो क्या भर सकता है? तो अपग्रेडेशन आप भर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि आपकी चॉइस जो सबसे टॉप थी वही आपको मिल गई है, तो अपग्रेडेशन में इससे ऊपर का कोई कॉलेज है ही नहीं था जो आपको मिले, तो इसलिए आपका कॉलेज तो वही परमानेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगले राउंड में जो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी उसमें अपना चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन अपग्रेडेशन फॉर्म आपको यहाँ भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको B या C कॉलेज मिला है, तब वो अपग्रेडेशन फॉर्म भर के क्योंकि उसके ऊपर की चॉइस अवेलेबल है, तो अगर मिल रही होगी तो मिल जाएगी, वरना उसका यही कॉलेज कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पर यही थे इंपॉर्टेंट जो अभी तक के लिए डाउट्स रहे थे। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के पास भेज देना। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।